हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इको पॉइंट बाय शोएब अफजल। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टेलर साहब के, दर्जी साहब के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल देख लिए हैं, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करेंगे। साइंटिफिक जहाँ पर भी यूज़ आ जाए, जहाँ पर भी ये वाला वर्ड यूज़ होगा तो आप समझ जाना कि ये टेलर की बात हो रही है। जहाँ पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ जाए तो समझ जाना वहाँ पर फ्योल की बात हो रही है। ये बात अपने माइंड में रख लेना कि फ्योल के सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं और टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं। तो देखिए ये बैकग्राउंड है इसका, फ्योल टेलर का। आप इसको बैकग्राउंड को एक बार देख लेना, ठीक है, अच्छे से। बस अब ये बात याद रखने की है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक क्या है, 4 प्रिंसिपल हैं। हम 14 प्रिंसिपल कर चुके हैं। 4 प्रिंसिपल बहुत इजी प्रिंसिपल हैं, दैट इज साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट बाय हार्मनी एंड कोऑपरेशन। तो याद रखिए बस इसको, ट्रिक को ऐसे माइंड में क्या करना है, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट बाय हार्मनी एंड कोऑपरेशन, ऐसे आंख बंद करके ये याद रखना। तो एकदम से चारों के चारों प्रिंसिपल हो जाएंगे। देखो साइंस, पहला प्रिंसिपल साइंस। साइंस से बनता है क्या, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस का मतलब हमें साइंस लगानी है, रूल ऑफ थंब नहीं लगाना है। नॉट कह रहा है, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या होता है, ये साइंस तो आपने पढ़ रखी है, अभी मैनेजमेंट पढ़ के आए हो आप लोग, तो साइंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। रूल ऑफ थंब क्या होता है, रूल ऑफ थंब मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ डूइंग द वर्क। किसी भी काम को करने का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है। अभी ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है भाई, तो ट्रेडिशनल मेथड को ही बहुत इजी करने वाला हूँ मैं। जो पुराने लोगों से मेथड चलता आया है उसको हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। जो हमारे पापा, जो हमारे पापा के पापा, जो पापा के पापा के पापा वो करते आ रहे हैं, उसको उन्होंने, उनके पापा ने अडॉप्ट किया, उनको उसके बच्चों ने अडॉप्ट किया, फिर उनके बच्चों ने, फिर हमने अडॉप्ट किया, फिर हमारे बच्चे अडॉप्ट करेंगे। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है टेलर कि हमें रूल ऑफ थंब नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, काम तो ऐसे ही होता आया है, ये करता नहीं था, उस वाले मैनेजर ने भी ऐसे ही किया है, अब हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो दैट दिस अप्रोच इज रॉन्ग। अप्रोच क्या यूज़ करनी है, हमें साइंस यूज़ करनी है। देखो एग्जाम्पल दे के बताता हूँ मैं इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे से छोटा काम भी कर रहे हो तो उसको साइंटिफिक वे में करो, ना कि ट्रेडिशनल वे में। हम एडवर्टीजमेंट करते थे, हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते थे। एडवर्टीजमेंट करने का मेथड क्या होता था, हमने बड़े बड़े पोस्टर्स छपवा दिए हैं, बड़े बड़े ब्रोशर्स बंटवा दिए हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं, ठीक है, 20x27 के होर्डिंग्स लग रहे हैं, है ना, अमूल माचो। तो क्या हो गया, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये चलता आया है। लेकिन आजकल जो नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ख़ास तौर से टिकटॉक पर, ठीक है, तो इन पे क्या होता है, इन पे आजकल एडवर्टीजमेंट नए तरीके से हो रहा है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच ख़त्म कर दिया है, साइंस लगा लिया है, साइंटिफिक वे में काम किया है। तो यही टेलर ने बोला है। देखो टेलर ने क्या बोला है, अब हम टेलर की बात सुनते हैं। दे शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब रादर देन यूजिंग इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और अडॉप्टिंग ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। देखो उसने क्या है कि हम अपनी इंट्यूशन के हिसाब से नहीं काम करेंगे। इंट्यूशन का मतलब होता है हमारी फीलिंग, हमारी सिक्स सेंस। एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं काम करेंगे, हम अपने ओल्ड रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं काम करेंगे, बल्कि हमारा एक्सपीरियंस भी फेल हो जाता है साइंस के सामने। हम साइंस के हिसाब से काम करेंगे। जो एक्सपीरियंस कह रहा है हम उसको हम अलाउड नहीं कर सकते अगर कोई चीज़ साइंटिफिक आ गई है हमारे सामने। क्लियर है यही बात कि हम एक्सपीरियंस को नकार के साइंस को अपनाएंगे, ओल्ड मेथड को नकार के हम किसी भी काम को करने का न्यू मेथड अपनाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको, न्यू मेथड को अपनाने का क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें लोड करनी है पिग्स ऑफ आयरन एक बॉक्स के अंदर। तो उस बॉक्स को हमें ये देखना है कि एक बंदा एक बॉक्स को कितने घंटे में पैक कर सकता है। एक बंदा एक बॉक्स 1 मिनट में पैक कर सकता है, तो वो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 60 कर लेगा। एक दिन में कितने कर पाएगा, वो 8 घंटे काम करेगा, 1 घंटे 60 कर रहा है, तो 6 8 ज़ा 48, तो 480 पैकेट वो बना पाएगा एक दिन में। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था कि एक दिन में वो हम इतना बना पा रहा था। लेकिन अगर हम इसमें साइंस लगाएं, इसमें ही एक मशीनरी उसको प्रोवाइड कर दे जिस मशीनरी से बहुत जल्दी पैकिंग हो जाती है, तो वो एक दिन में ही वो 1000 यूनिट को पैक कर सकता है। तो ये क्या हो गया,
उसके एक्सपीरियंस, तो मैनेजर का एक्सपीरियंस कह रहा था कि वो 460 480 जो है एक बना सकता था, और वो टारगेट सेट करेगा 480 का। नहीं, अब न्यू मेथड लगाकर, नया साइंटिफिक अप्रोच लगाकर उसको 1000 यूनिट भी पैक करनी आ सकती है। तो ये होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हमें पुराना मेथड भूलकर साइंस लगाना है किसी भी जॉब को करने का। देखो यहाँ पर लिखो कि अप्रोच ऑफ हिट एंड मिस मेथड है, हिट एंड मिस मेथड यूज नहीं करना है। थिंकिंग बिफोर डूइंग, ये अपने पास लिख लो, कहीं पर लिख लो रखकर कि थिंकिंग बिफोर डूइंग का मतलब होता है कि हमें काम करने से पहले सोचना है, तब जाकर काम करना है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और जो है मुंह उठाकर हाँ कर करके स्कूल आ गए आप लोग, या फिर कोई भी काम करने चले गए। क्लियर है? तो ये हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए जॉब को काम को करने का, तो वही एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम्पल और देता हूँ इसका। अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, दिस इज कोविड-19, हम लोग क्या करते थे पहले, क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ते थे, स्कूल जाते थे और ट्यूशन क्लासेस लेते थे, कोचिंग में जाते थे, बहुत मेहनत करते थे। मगर अब उल्टा हो गया है, टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, छोटे छोटे मटेरियल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और बच्चों को सिर्फ स्क्रीन पर ऑनलाइन क्लास मिल रही है। तो ये क्या हो गया है, ये न्यू मेथड है बच्चों को नॉलेज गेन करने का। तो बेटा साइंस लग रही है, रूल ऑफ थंब हट गया है यहाँ से। तो ये केस स्टडी आपके सामने बहुत अच्छी केस स्टडी लाया हूँ मैं, सारी केस स्टडीज़ हैं। ये केस स्टडीज़ की जो ट्रिक है ये आप अपने पास नोट करके रख लो, इनको जल्दी से बहुत अच्छे से देख लो, और इनको जहाँ पर भी ये वाले की टर्म्स आ गए आपको साइंस नॉट रूल ऑफ थंब लगा के आ जाना है। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की तरफ। हमारा सेकंड जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। हार्मनी तालमेल, नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पीपल। जब आदमियों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा हूं किसी बात पर, तो ये डिस्कॉर्ड हो गया। तो टेलर ने क्या कहा है कि हमें तालमेल से काम करना है, किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है उसमें हमें तालमेल बिठाना है। कभी भी दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है तो हमें दोनों को सोल्व करना है हमेशा। कभी भी देखो लड़ाई ज़्यादातर किस में होती है, ज़्यादातर होती है दो ग्रुप में किसी भी कंपनी के अंदर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से लड़ते हो, मुझे पता है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात। ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, एक मैनेजमेंट ग्रुप और एक वर्कर ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप हमेशा ये सोचता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, ये कुछ भी नहीं करते। मैनेजर वर्कर्स ग्रुप ये सोचते हैं कि ये मैनेजर आ जाता है मुंह उठाकर, एसी में आ रहा है, एसी कैबिन में बैठ रहा है, अपने घर में जाकर एसी में सो जाएगा, और ये पैसे हमसे ज़्यादा कमाता है, हम काम करते हैं। तो ये जो अपनी थिंकिंग है इसको चेंज करना है, ये थिंकिंग को चेंज करना है, इस एटीट्यूड को चेंज करना है, हमें इस आउटलुक को, वे ऑफ थिंकिंग को बिल्कुल चेंज करके डाल देना है। और उस चेंज करने को हमने नाम दिया है मेंटल रेवोल्यूशन। हमने नहीं दिया है, टेलर ने दिया है। तो मेंटल रेवोल्यूशन, समझ रहे हो मेंटल रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? कि जनरली देखो यहाँ पर लिखी भी यही वाली बात है कि जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप होते हैं, एक वर्कर होता है और दूसरा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट ग्रुप कभी भी दोनों एक दूसरे के राइवल होते हैं। मैनेजमेंट ये सोचता है कि यार ये बहुत काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। वर्कर्स ये सोचते हैं कि वो मैनेजमेंट काम नहीं करता है। तो टेलर ने ये बोला है कि इन दोनों के एटीट्यूड को बिल्कुल चेंज करके डाल दो, और उस एटीट्यूड चेंज करने को ही हम मेंटल रेवोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आई है बात कि हार्मनी से काम करना है, नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट nothing can be done in the organization without worker, and worker should also understand that without management nothing can gonna happen in the organization। क्लियर है ये वाली बात? देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, जापानीज कंपनी में देयर इज कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। बहुत बिल्कुल ओपननेस होती है। इफ द वर्कर्स गो टू स्ट्राइक, वर्कर अगर स्ट्राइक पर जाते हैं, दे वियर अ ब्लैक सिंबल, वो काम नहीं छोड़ते हैं, ब्लैक सिंबल पहन लेते हैं, ब्लैक कपड़े पहन लेते हैं, फिर ब्लैक सिंबल लगा लेते हैं और ज़्यादा टाइम ओवर टाइम करते हैं ताकि मैनेजमेंट को समझ में आ जाए कि वर्कर नाखुश हैं, उनको खुश किया जाए। समझ रहे हो? एक एग्जांपल और बताता हूँ, लास्ट एग्जांपल, बस इसको लास्ट करते हैं हार्मनी को। मैनेजर क्या होता है, मैनेजर को काम को करने का दो तरीके, मैनेजर जो है जब भी अपने काम को कराता है उसके दो तरीके होते हैं, एक तो ज़बरदस्ती और एक अपनी फीलिंग से काम करे वर्कर, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग अगर ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, या अगर आपके अंदर इंटरनल फीलिंग है पढ़ाई की, मुझे पढ़ के दिखाना है, मुझे 90+ गेन करना है,
किसी भी हाल में मुझे 95 96 लाने हैं, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या टेस्ट दे दो, क्विज़ चल रही है डेली में, क्विज़ बना के डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। नहीं, आप खुद बोलोगे कि सर वेयर इज़ द क्विज़, वेयर इज़ द क्वेश्चन आंसर्स, मुझे ये वाली प्रॉब्लम बताओ, मुझे ये सॉल्यूशन बताओ। ये क्या होता है, ये हमारी इंटरनल इंट्यूशन होती है जब हमें इसकी आदत पड़ जाती है काम की। तो बेटा मैनेजर काम को करने के तरीके को उसको पोजीशन, अपने पोजीशन के हिसाब से ना कराए, बल्कि वो लीडरशिप क्वालिटी से कराए। ये होता है हार्मनी डिस्कॉर्ड, कि तभी हार्मनी आ जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब उसकी लीडरशिप क्वालिटी को सब के सब फॉलो करेंगे। लाइक मोदी जी इज अ ग्रेट लीडर। क्यों? उन्होंने जो बोल दिया है तो सारे फॉलोवर्स फॉलो कर रहे हैं। इस टाइप का मैनेजर होना चाहिए बंदा, कि हमने जो कह दिया वो सबको फॉलो करना है, और वो अपनी इंटरनल फीलिंग से फॉलो कर रहे हैं, ना कि उनके ऊपर काम थोपा जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड खत्म। तो ये हो गया आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और अब ये आ गई आपके सामने बहुत सारी केस स्टडी की ट्रिक्स। देखो सारी ट्रिक्स मैंने आपके सामने रख दी है लाकर। अब इनको जल्दी से आप एक बार देखना है, और जहाँ पर भी ये सब आपके पास वर्डिंग आ जाए ना किसी भी केस स्टडी में, तो आपको हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लगा के आ जाना है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल पर, दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। पहले ये देखते हैं कोऑपरेशन क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। कोऑपरेशन का मतलब जो हमने हार्मनी देखा है उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को कभी भी खिलाफ न जाना, आपस में एक दूसरे के तालमेल बिठाना भी कोऑपरेशन होता है। और प्लस क्या कहता है कोऑपरेशन की, तालमेल तो बिठाना ही है, इसकी साथ साथ जो भी काम करना है वो सजेशन, एक दूसरे की सजेशन से करना है। ठीक है, ये कहता है कोऑपरेशन। इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि सिर्फ अपनी अपनी तानाशाही नहीं दिखानी है, कि हमें ये नहीं बोलना है कि भाई हम ही सब कुछ सही करते हैं और आप लोग सब कुछ सही नहीं करते हैं। तो देखिए इस प्रिंसिपल में क्या होता है, दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या है, ये एक्सटेंशन है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तो हमने देख लिया क्या होता है, कि एक दूसरे को की बात में एग्री करना और अपना एटीट्यूड चेंज करना। कभी भी मैनेजर और वर्कर जो है आपस में एक साथ काम करना और एक दूसरे के खिलाफ ना जाना। मगर कोऑपरेशन एक्सटेंडेड वर्जन कैसे हो गया उसका, कि हमें जब भी कोई काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे की सलाह से करना है, एक दूसरे की सजेशन से करना है, एक दूसरे की राय से करना है। तो देखो डिफरेंस, देखो पहले डिफरेंस समझ लो अच्छे से। क्या होता है, वहां पर क्या था, वहां पर एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझना, कि वर्कर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में और मैनेजमेंट ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली एक दूसरे की सलाह से वर्क करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। कि अगर फॉर एग्जांपल दे के समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे टेस्ट लेना चाहता हूँ कि मुझे टेस्ट चाहिए भाई, और कल को टेस्ट को शेड्यूल रखते हैं, तो मैं जब शेड्यूल टाइमिंग रखूँगा तो मैं पहले आपसे सजेशन लूँ कि भाई आप मुझे सजेस्ट करो कि आपके लिए कन्वीनियंट टाइम क्या रहेगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। या फिर मैं बोल दूँ कि भाई कल को 8 बजे टेस्ट है, सबको आना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जब टाइम दोगे तो आप बेटर कंट्रीब्यूट करोगे और आप सब लोग आ जाओगे टेस्ट के टाइम पर। तो ये कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो बहुत इजी सी लैंग्वेज में समझा दिया मैंने आपको भी। दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म नहीं लगाना है, वर्कर और अपना मैनेजमेंट को जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल कोऑपरेट होकर दोनों को एक साथ लेकर चलना है। प्लस ये जो बात है यहाँ पर जो लिखी हुई है ना, ये वाला, ये आप जो है अपने पास हाईलाइट करके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या, मैनेजमेंट शुड इनवाइट वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड शुड रिवॉर्ड फॉर देयर सजेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन ले, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई छोटा प्रोजेक्ट कोई भी काम करे, तो उसको वर्कर्स की सजेशन से करे। अगर वो वर्कर की सजेशन से करेगा, वर्कर को इनवाइट करेगा, तो उससे ऑटोमेटिकली वर्कर्स मोटिवेट हो जाएंगे और वर्कर ज़्यादा बेटर कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि अगर इंडिविजुअलिज्म दिखाएगा अपना मैनेजर। क्लियर ये वाली बात। तो और जो अच्छी सजेशन दे, जो बहुत ज़्यादा अच्छे, जैसे फॉर एग्जांपल जो अच्छे मार्क्स लाए उसको रिवॉर्ड मिलेगा ईगो पॉइंट की तरफ से। ऐसे ही जो बहुत अच्छी सजेशन दे उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजमेंट शुड टेक
to take the worker in confidence before taking any decision. This will help the management to implement the changes without any resistance. देखो क्या कहता है कि मैनेजमेंट को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है पहले कॉन्फिडेंस में ले ले सभी वर्कर को. अगर मैनेजर अपने कैबिन में बुलाकर वर्कर से डिसीजन ले वर्कर से ये बोलेगा कि हम इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, आप हमें बताओ कि ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, तो वर्कर अपने आप को एक इम्पोर्टेंस समझेगा, अपनी इम्पोर्टेंस भी समझेगा, प्लस वर्कर मोटिवेट हो जाएगा. और वर्कर के डिसीजन से, वर्कर के सजेशन से आप काम कर रहे हो तो वर्कर को ना तो प्रॉब्लम होगी वो चीज़ फॉलो करने में, प्लस आपको भी एक अच्छा सजेशन मिल जाएगा कि वर्कर क्या सोचता है किसी भी काम के बारे में. तो यही होता है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म नहीं दिखाना है. तो दिस विल हेल्प द मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस विदाउट एनी रेजिस्टेंस. तो किसी भी रेजिस्टेंस के बिना चेंजेस को अडॉप्ट करेगा, क्योंकि जब वर्कर बोलेगा कि आप इस टाइम कर लो, देखो अब टेस्ट है, मैं बोलूँगा टेस्ट लेना है, आप कहोगे और टेस्ट लेना है, लेकिन जब आप खुद बोलोगे ना सर टेस्ट इस टाइम ले लेना, तो आप सबके सब बंदे, सबके सब स्टूडेंट्स कहाँ पर होंगे उस टाइम, टेस्ट टाइम पर अवेलेबल होंगे. ठीक है, तो ये होता है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. एग्जांपल लेते हैं, व्हाइल असाइनिंग द जॉब ऑफ द वर्कर, इफ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट द इंटरेस्ट एंड देन वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट. देखो ये वही वाली बात है, उनके अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट अगर वर्क को असाइन करें तो वो ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से काम को कर पाएंगे. ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म समझ गए हो, बेसिक डिफरेंस समझ गए हो. वहाँ पर एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना है. देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको. अब वहाँ पर एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझो, यहाँ पर एक दूसरे को कोऑपरेट करो, यहाँ पर तानाशाही ना दिखाओ, बल्कि जब भी सारे डिसीजंस लो तो एक दूसरे की कोऑपरेशन में लो. क्लियर है वाली बात. तो चलिए कोऑपरेशन हो चुका है. केस स्टडी ट्रिक पर आते हैं. केस स्टडी ट्रिक बहुत सारी है. देखो रिवॉर्ड, जहाँ पर भी रिवॉर्ड आ जाए सजेशन के लिए, जहाँ पर भी सजेशन, ये सजेशन है ना, सजेशन बस जहाँ सजेशन आ रहा है ना और पूछ रहा है साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो आपको लगा देना है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सारी केस स्टडी की ट्रिक आपके सामने है. अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है लास्ट प्रिंसिपल अपने टेलर भाई का, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. बेसिकली ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम वर्कर का अपॉइंट करें, जब भी हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करके राइट पर्सन राइट जॉब पर लगाएं, राइट क्वालिफिकेशन होना चाहिए. तो हमें जब भी वर्कर को अपॉइंट करना है तो उनको उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से, उनको कैपेबिलिटीज़ एबिलिटी के हिसाब से उनको अपॉइंट करना चाहिए. देखिए इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट वर्कर. जाहिर सी बात है, अगर आपको एक इंडस्ट्री को अच्छा करना है तो जितने अच्छे वर्कर होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री, उतनी ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी हमारी. वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग. वर्कर की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉपर ट्रेनिंग पर. अगर प्रॉपर ट्रेंड होंगे वर्कर तो बहुत अच्छा काम करेंगे. ठीक है. एंड देयर सिलेक्शन, और उनकी सिलेक्शन पर भी. सिलेक्शन मतलब अगर पियन है, पियन को पियन की जॉब पर रखना है, एमबीए को एमबीए की जॉब पर रखना है, इंजीनियर को इंजीनियर की जॉब पर रखना है, तो ये उनकी सिलेक्शन पे टाइम देना है. Taylor insists that due care should be taken while selecting the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification. ये भी बताइए, राइट पर्सन राइट जॉब पर लगा देना. Employees must be sent for training for. देखो अब उनको आपने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करना. तो अगर ट्रेनिंग आपने कर लिया उनकी प्रॉपर, तो एक तो अच्छा वर्कर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, वर्कर को सिलेक्ट करा, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कर ली, तो वो क्या हो गया, उसका डेवलपमेंट होगा और उसकी एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी बेटर हो जाएगी. यही कहता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर. वर्कर के डेवलपमेंट करना और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करना ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन को. अपडेट देयर नॉलेज, दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. तो बहुत वर्कर के लिए फ़ायदा है और कंपनी के लिए भी फ़ायदा है, सबके लिए फ़ायदा है ये. आपको डेवलपमेंट ऑफ वर्कर समझ में आ चुका है. बहुत इजी था, बहुत छोटा सा था हमारा ये वाला प्रिंसिपल. बस इसमें ये वाली बात याद रखनी है आपको इस प्रिंसिपल में, क्या कि वर्कर्स की ट्रेनिंग करनी है. ईच पर्सन शुड बी, हर बंदे को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है. और दूसरी बात याद रखनी है, वर्क असाइन टू वर्कर्स शुड सूट हिज और हर कैपेबिलिटी के हिसाब से किसी भी आदमी को असाइन करना है.
तो ये तो हो गई आपकी पूरी चारों की चारों प्रिंसिपल। अब आपके सामने केस स्टडी पेश कर रहा हूँ। केस स्टडी का आंसर यहाँ पर लिखा गया है गलती से। अब मैं क्या करूँगा, इस आंसर को इरेज करूँगा, फिर आपके सामने केस स्टडी लाऊंगा। तो अब हम केस स्टडीज़ देखेंगे। मैं कुछ 4-5 केस स्टडीज़ लाया हूँ आपके सामने, बहुत अच्छी केस स्टडी होने वाली है ये। तो अब आप इन चारों केस स्टडीज़ का आंसर मेरे को कहाँ पर देंगे, कमेंट सेक्शन में। चारों का चारों जल्दी से क्या करना है, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो। देखो यहाँ से पढ़ना है आपको, फिर ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है। अब ये ऊपर चला गया, ये छुप गया है फर्स्ट वाला सेकंड वाला। अब आपको ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। पहले 1-2 का ले लो, फिर उसके बाद 3-4 का ले लो, और जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाओ, अपने दोस्तों को बताओ कि हमें 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके बहुत सारे काम और करने हैं जल्दी जल्दी से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन, और टाटा बाय बाय।